हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे बात की गई है इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। आपने काफ़ी बार सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, लेकिन इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या फ़ायदा होगा, पेट्रोल में हम कैसे ब्लेंड करेंगे, प्लस इसके क्या क्या नुकसान भी हो जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक को कवर करेंगे कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। देखो, चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट ये बोलती है कि जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो रही है इंडिया के अंदर में, वो 9.99% तक पहुंच चुका है। तो मतलब अभी ब्लेंडिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस ब्लेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ा दें। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिला देना, मिक्स कर देना। तो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिलाने के बारे में चर्चा की जा रही है और ऐसा यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने यहाँ पर डिटेल से समझाया है। आप लोग देख पाओगे 9.99% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ये आर्टिकल डिटेल से कवर किया गया। अब इसको करने से ये जो ब्लेंडिंग है, इससे फ़ायदा यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारा फ़ायदा होगा। इंडिया के पास बहुत सारा पैसा बचेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आप कहोगे ये कैसे? तो आगे मैं इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करूँगा, ध्यान से बस खाली सुनते हुए चलना। पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। ब्लेंडिंग को समझने से पहले समझना होगा इथेनॉल। देखो, इथेनॉल यहाँ पर एक प्रकार का बायोफ्यूल आपको देखने को मिलता है। अभी जो बायोफ्यूल है, इसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, इसी वाले डेफिनेशन के अंदर में एक ऐसा टर्म आ गया जिसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? देखो, बायोफ्यूल आपको तीनों प्रकार में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है तो सॉलिड के अंदर लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी को जलाकर हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सूखा प्लांट का मटेरियल हो गया, खाद हो गया। लिक्विड के अंदर कोई बायो इथेनॉल हो गया, बायो डीजल हो गया। गैस के अंदर बायोगैस हो गया। तो इनका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, हीट को जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये बायोफ्यूल होता है। तो यहाँ पर बायोफ्यूल के अंदर इथेनॉल भी आता है, ये यहाँ पर समझ लेना। जब हम लोग बायोफ्यूल की बात करते हैं तो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन तो ले ली, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ लेना बायोफ्यूल के अंदर अलग अलग 4 जनरेशन होती हैं। एक होती है फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वाला बायोफ्यूल होता है, इसके अंदर बहुत सारा कार्बन यानी कि पोल्यूशन निकलता है। और ये कैसे बनता है? तो ये खाने वाले आइटम से बनता है, एडिबल आइटम्स। एडिबल आइटम्स मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि शुगर चीनी से बनता है, प्लस यहाँ पर जो भुट्टा हो गया, कॉर्न हो गया, स्टार्च से बनता है। तो ये अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर बायोफ्यूल को जनरेट किया जाता है। फिर आता है सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल होता है, इसमें यहाँ पर कार्बन कंटेंट थोड़ा सा कम होता है ऊपर वाले से, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कम पोल्यूशन ये करता है। जैसे कि यहाँ पर राइस यानी चावल, जो चावल का एक तरीके से हस्क होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ यहाँ पर वुड के चिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लकड़ी के बहुत सारे यहाँ पर वेस्टेज आपको देखने को मिल जाता है। इससे हम लोग बायोफ्यूल जनरेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाता है। फिर आता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ये होता है कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, मतलब कि ये बिल्कुल भी पोल्यूशन पैदा नहीं करता। जैसे यहाँ पर ये हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि एल्गाई हो गई, यानी कि जो काई वगैरह होती है, ठीक है, पानी के ऊपर काई वगैरह जम जाती है, तो यहाँ पर इसका भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। इसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग के मदद से बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ फसलें होती हैं, उसके अंदर जेनेटिकली, यानी कि आप कह सकते हो जो इनके जेनेटिक्स या फिर जो जीन्स हैं, आरएनए, डीएनए, उनके अंदर बदलाव किया जाता है, उनके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हम लोग को एनर्जी मिलती है। और ये जो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले आपको ये क्रॉप देखने को मिलते हैं, इससे अगर हम लोग बायोफ्यूल बनाएंगे तो ये कार्बन नेगेटिव होता है, मतलब कि बिल्कुल भी पोल्यूशन को पैदा नहीं करता। क्लियर हुआ? और इनफैक्ट यहाँ पर कार्बन को नेगेटिव वे में लेकर चलेगा, कार्बन कम करता हुआ ये नजर आएगा। तो ये तो हो गई हमारे बायोफ्यूल्स के अलग अलग जनरेशन, ये हमने समझ लिया। और इथेनॉल क्या है? ये एक बायोफ्यूल है। तो बायोफ्यूल को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इथेनॉल को बनाते कैसे हैं। देखो, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले लेना होगा गन्ना। गन्ना ले सकते हो या राइस यानी कि चावल का भी यूज़ किया जाता है। अब गन्ना लेने के बाद क्या किया? इसके अंदर फर्मेंटेशन कर दिया। अब पहला प्रोसेस जो कि यहाँ पर कोई समझा ही नहीं था है, ठीक है, मतलब कोई समझाता ही नहीं है फर्मेंटेशन आखिरकार क्या होता है। तो शुगर केन का फर्मेंटेशन किया गया। फर्मेंटेशन को समझना होगा। देखो, जो इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है, इसको हम लोग यहाँ पर एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इसका जो चीनी, जो शुगर है, या फिर इसके अंदर कुछ ग्लूकोस या फ्रक्टोस या सुक्रोज पाया गया, यानी कि ग्लूकोस, फ्रक्टोस, सुक्रोज, ये तीनों ही चीज़ें शुगर की ही फॉर्म है। आपको पता है शुगर की अलग अलग फॉर्म है, जैसे फ्रक्टोस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अलग अलग फॉर्म है चीनी की।
इसी को यानी कि इस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग इथेनॉल में या फिर सेलुलर एनर्जी में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे शुगर केन है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर जो मिठास है, इसकी जो शुगर है उसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन क्या होता है, इसके अंदर जो शुगर होता है शुगर को तोड़ दिया जाता है इथेनॉल के अंदर में, तो इथेनॉल आ गया हमारे पास। यहाँ पे इथेनॉल मिल गया हमें, लेकिन उसके बाद हमें पास प्योर इथेनॉल नहीं मिला है, अभी इसमें बहुत सारी गंदगी भी है। तो क्या करते हैं, उस इथेनॉल को प्योरीफाई करते हैं यहाँ पर। अब प्योरीफाई करने के बाद में यहाँ पर गंदगी अलग कर दी और हम लोग को एक प्योर इथेनॉल मिल जाता है। अब इथेनॉल मिल गया तो मैंने आपको समझाया ये वाले टॉपिक के बारे में, हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग को पढ़ रहे हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिला देना। तो इथेनॉल के मिलने के बाद में हम लोग इसको ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। ब्लेंड का मतलब यह है कि पेट्रोल के अंदर हमने इथेनॉल को मिला दिया। इथेनॉल को मिला देंगे तो इससे यहाँ पर जो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाएगी, पेट्रोल कम लगेगा। पहले यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल लग रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल मिलाया, थोड़ा सा इथेनॉल मिलाया, इथेनॉल को हम खुद ही बना रहे हैं, तो पेट्रोल का यूज़ कम हो जाएगा। ब्लेंडिंग कर दी गई। ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करके स्टेशन तक पहुँचा दिया, पेट्रोल स्टेशन तक, और वहाँ से आप लोग इसको भरो अपने गाड़ी में और चलाओ। तो ये होता है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस इथेनॉल का। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का और यहाँ पर ये गाड़ियों तक पहुँचता है। तो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए। पहले जैसे यहाँ पर ये भुट्टा हो गया, ये मिल में पहुँचा, ठीक है, इसको यहाँ पर पूरी तरह से कूट दिया जाएगा, ग्राइंडिंग इसकी कर दी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे का पूरा प्रोसेस किया जाएगा जो कि मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर समझा दिया है। तो हमने यहाँ पर इथेनॉल के ब्लेंडिंग के बारे में समझा। तो इथेनॉल हमें मिल गया, इथेनॉल क्या है आपने पहला स्टेप समझ लिया। फिर ब्लेंडिंग क्या होती है हमने ये भी समझ लिया। ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिला देते हैं, और इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग जो बाहर के तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि आज के टाइम पर भारत बहुत सारा तेल बाहर से मंगाता है, बहुत हाईली डिपेंडेंट है। 80 से 85% जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है वो हम लोग विदेशी कंट्री से मंगा रहे हैं अपने देश में। तो होगा क्या इससे हम लोग तेल को कम मंगाएंगे। अब कम मंगाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर तेल की जो यूज़ है वो यहाँ पर जो कंजम्पशन वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम मंगाएंगे आज के मुकाबले। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज हम लोग यहाँ पर 100 लीटर्स मंगा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि उसमें हम लोग इथेनॉल मिलाने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्री का पैसा ही बाहर जा रहा है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आ पाएगा। प्लस जो आज के टाइम पर हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ये फायदा होगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा भाई, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, जो ये पेट्रोल डीजल है इनसे अगर गाड़ियां चल रही हैं तो पेट्रोल डीजल को जलाने के बाद में एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी को जनरेट करते वक्त जो पेट्रोल डीजल जल रहा है उससे बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर कम हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल का कम यूज़ हो रहा है, इथेनॉल का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ा फायदा इसका होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर फार्मर से ही तो आप लोग यहाँ पर शुगर केन को खरीदोगे, चावल को फार्मर से ही यहाँ पर खरीदोगे, तभी तो यहाँ पर इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ। अब जो ब्लेंडिंग का टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो हमारी सरकार है, सरकार ने ब्लेंडिंग का एक टारगेट रखा है कि हम लोग कितना इथेनॉल यहाँ पर मिलाने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपना जो टारगेट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वो टारगेट किस प्रकार से बढ़ाया गया, पहले हम लोगों ने एक टारगेट रखा था कि हम लोग जो पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे वो हम लोग 2030 तक 20% तक पहुंचा देंगे। मतलब 2030 तक जितना भी हमारे पास पेट्रोल है उसमें 20% तक हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे। लेकिन इस टारगेट को हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस कर दिया। एडवांस ये कर दिया कि भाई 2030 के बजाय हम ये काम 2025 तक करेंगे। 2025 तक हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है, और इसी चक्कर में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसी को हम लोग E20 प्रोग्राम भी बोलते हैं। E20 का मतलब यह है कि 2025 तक सर हम लोगों को 20% जो है 20% जो है ये इथेनॉल को मिलाना है पेट्रोल के अंदर में। क्लियर हुआ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों ने समझ लिया है। आगे आते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, पहले हमारा ये 2030 तक टारगेट था, अब यहाँ पर 2025 तक कर दिया गया। और यहाँ पे एक डेटा आप देख पाओगे, साल ब साल में लगातार जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो बढ़ती हुई नजर आई है। 2010-11 में यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे ये चल रहा था, ठीक है। जो इथेनॉल की सप्लाई है वो कितनी हुई थी, तो इथेनॉल की सप्लाई आप देख पाओगे पहले 36.48 करोड़ लीटर्स हुई थी। फिर उसका 2011-12 में ये थोड़ा सा कम हुआ, उसका 12-13 में बढ़ा, फिर उसका 13-14 में बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का लेकर जो इथेनॉल की सप्लाई है वो लगातार बढ़ती हुई चली गई। क्लियर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आगे आते हैं, अब बहुत मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ़ायदे क्या नज़र आएंगे।
सबसे पहली बात यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है ये हम लोग कवर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि भाई दुनिया भर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है आज के टाइम पर वो हमारी कम हो जाएगी। डिपेंडेंसी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग दुनिया भर से पेट्रोल को खरीद रहे हैं और इंडिया आज के टाइम पर लगभग 85% अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट बाहर की कंट्री से करता है। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर से 85% तेल को खरीदते हैं। अब जब तेल हम लोग दुनिया भर से खरीदेंगे तो इससे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर बदले में उनको पैसा देना होगा। क्लियर हुआ? तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएंगी, इससे हम लोग अपने कंट्री के अंदर थोड़ा पैसा बचा पाएंगे। बाकी और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पोल्यूशन वगैरह कम होगा, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ। दूसरा भाई हमारा पैसा बचेगा, मैंने आपको बता दिया ना, पहले हम लोग पेट्रोल को खरीद रहे थे, उसके लिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया साल 2020-21 के अंदर हम लोगों ने 185 मिलियन टन का जो पेट्रोल है वो इम्पोर्ट किया। अब इम्पोर्ट करने के बाद हम लोगों ने 551 बिलियन US डॉलर खर्चा था। तो भाई ये जो पैसा है, जो इतना ज़्यादा खर्चा जा रहा है, वो पैसा काफ़ी कम हो जाएगा, हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी सारा पैसा हम लोग बचा पाएंगे, क्योंकि इतने तेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। कम तेल मंगाएंगे, थोड़ा सा इथेनॉल मिला लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर E20 जो प्रोग्राम है, जहाँ पर हम लोग 20% इथेनॉल मिलाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल के अंदर में, इससे लगभग यहाँ पर हमारे देश को $4 बिलियन तक का हर साल ये अमाउंट बच सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर उसके बाद एक और फायदा इसका इंपॉर्टेंस वो है कि पोल्यूशन कम होगा, मैंने आपको समझा दिया इसके बारे में। ठीक है, जो पेट्रोल है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पोल्यूशन करता है, लेकिन यहाँ पर इथेनॉल थोड़ा सा कम पोल्यूशन करता हुआ नजर आएगा। आई होप आपने यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला इशू यार ये है कि हम लोग इथेनॉल को बना तो रहे हैं, लेकिन हमने समझा कि भाई यहाँ पर शुगर केन का, गन्नों का इस्तेमाल हो रहा है, राइस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, खाने पीने की चीज़ों से हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भाई इससे सबसे पहली बात हंगर का रिस्क, भूखमरी का रिस्क बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में वो ऑलरेडी काफ़ी बुरी है। 2021 के रैंक के बारे में चर्चा करें तो भारत की रैंक 116 में से 101 नंबर पे थी, जहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने हमें बताया। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस अगर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक फूड का शॉर्टेज देखने को मिलता है। खासकर यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके पास यहाँ पर खाना नहीं पहुँच पाएगा, और जो ये भुखमरी का रिस्क है, भुखमरी का जो खतरा है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर कॉस्ट की। देखो, बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़े ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए। इससे क्या होगा, अब जब ज़मीन चाहिए, पैसा लगेगा, तो इससे बायोफ्यूल की कॉस्ट के ऊपर भी पैसा लगेगा और फसलों के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर पैसों का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद वाटर यूज़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो फसलें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है, शुगर केन और राइस, ये दोनों बहुत सारा पानी कंज्यूम करती हैं। इनको उगाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई करने के लिए। यहाँ पे बोला गया कि राइस, शुगर केन अगर वीट, अगर इन तीनों फसलों का हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखें तो लगभग 80% जो इंडिया का इरिगेशन वाटर है, यानी कि सिंचाई के लिए जो 80% पानी है वो इन्हीं फसलों के ऊपर लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो वगर वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो इससे यहाँ पर जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसके ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की यहाँ पर चर्चा ये आता है कि देखो, हमने तो ये तो पढ़ा कि भाई हाँ, इथेनॉल जो है पोल्यूशन कम करेगा पेट्रोल के कंपैरिजन में, लेकिन आप ये भी तो देखो, पेट्रोल को जलाने पर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, इथेनॉल को मिलाने पर थोड़ा सा, मतलब इसको जलाने पर एनर्जी कम मिल रही है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप लोग 1 गैलन ऑफ इथेनॉल को देखते हो, 1 गैलन यानी कि जो 1 गैलन है हमारा इथेनॉल का, वो प्रोड्यूस करता है बहुत कम एनर्जी एज कम्पेयर टू द 1 गैलन ऑफ गैसोलिन। गैसोलिन क्या होता है, तो गैसोलिन हमारा वही फॉसिल फ्यूल, आप देख पाओगे गैसोलिन और जो पेट्रोल यही है, एक ट्रांसपेरेंट पेट्रोलियम डिराइव्ड फ्लेमेबल लिक्विड होता है ये। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कहने का पर्सपेक्टिव यह है कि अगर आप लोग 1 गैलन इथेनॉल ले लो और 1 गैलन पेट्रोल ले लो, दोनों में से किस में पावर ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर पेट्रोल में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का भी एक डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस दिए गए, सजेशन दिए गए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या होगा, जो इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो आप, शुगर केन राइस को छोड़कर कुछ अलग से हमारा जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट पड़ा है, उससे प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस करो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है, बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग जला देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह होने लगता है। तो इससे अच्छा यहाँ पर भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो वेस्ट है, इस वेस्ट से हम लोग इथेनॉल को बनाएं। दूसरा सजेशन यह है कि भाई जो वाटर क्राइसिस है इसके ऊपर फोकस करना होगा। एक नई इथेनॉल की पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए जो कि एंश्योर करे कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स के पास में यहाँ पर एक तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। इनफैक्ट यहाँ पर जो वाटर क्राइसिस है वो हम लोग को ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जिस भी फसल से हम लोग इथेनॉल को बना रहे हैं, राइस शुगर केन से, उसके अंदर पानी की खपत बहुत ज़्यादा है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पानी का शॉर्टेज हो सकता है। तो उस शॉर्टेज को रोकने के लिए आपको एक स्टेप उठाना होगा। फिर लास्ट में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब एक और अलग से एक तरीका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया, ज़रूरी नहीं आप इथेनॉल के ऊपर फोकस करो, इथेनॉल के साथ साथ आप लोग फोकस कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जब ऊपर फोकस करोगे तो वहाँ पर इथेनॉल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी और वहाँ पे जो पोल्यूशन वगैरह है वो और ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हो गए। आई होप आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस इस आर्टिकल का मिल चुका है। अब प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।